हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हेयर। 2 दिन से कंटिन्यूसली सिंगापुर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हर घंटे में थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बारिश हो रही है। इस वजह से मौसम बहुत ज़्यादा गीला हो गया है और हल्की हल्की ठंड सी हो गई है सिंगापुर में, विच इज़ गुड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट रिजेक्शंस। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं सिंगापुर, वो अप्लाई करते हैं थ्रू कंसल्टेंसीज, थ्रू एजेंट्स स्टडी वीज़ा पे, ताकि वो सिंगापुर आ सकें। लेकिन उन्हें कई बार सामना करना पड़ जाता है रिजेक्शन का, सिंगापुर से रिजेक्शन। फिर उसके आगे क्या? ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं ऑन यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट में, कि मेरी रिजेक्शन आ गई है, मेरी रिफ्यूज़ल आ गई है, अब मुझे क्या करना है, मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, राइट? तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि उन्हें उनकी ड्रीम कंट्री में जाना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। लेकिन उनका वहाँ से भी रिजेक्शन है, तो वो सोचते हैं सिंगापुर आकर के यहाँ से पाथवे लेके वो उनकी ड्रीम कंट्री में जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आपकी सिंगापुर से भी रिजेक्शन आ गई है, तो इसके बाद क्या करना है? क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? और क्या कारण है जिसके वजह से आपकी सिंगापुर से रिजेक्शन आती है? वो फैक्टर्स क्या हैं? क्योंकि आपको पता है सिंगापुर रीज़न नहीं बताती आपको कि आपका रिजेक्शन क्यों आया है, तो उनके रीजंस क्या हो सकते हैं, ऐसा हमें क्या करना है जिससे कि हमें रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपकी भी रिजेक्शन आई है सिंगापुर से और अब आगे आपका क्या प्लान है, आपको क्या करना चाहिए, सो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपकी रिजेक्शन आती है तो भी आप सिंगापुर नहीं आ पाएंगे, और अगर आपको इमिग्रेशन चेक पॉइंट से वापस भिजा दिया तो भी आप सिंगापुर नहीं आ पाएंगे, जबकि आपका वीज़ा आ चुका था। इस बारे में सब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली नहीं लेते हैं और उन्हें इमिग्रेशन से डिपोर्ट होना पड़ जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका सिर्फ वीज़ा आ गया है, आपने जिसके भी थ्रू अप्लाई किया है, एजेंट या कंसल्टेंसी या किसी भी, या डायरेक्ट एडमिशन भी लिया है, लेकिन अगर आपने इमिग्रेशन के बारे में रिसर्च नहीं करी है तो हो सकता है आपको इमिग्रेशन से डिपोर्ट कर दिया जाए। डेली बहुत सारे बच्चे सिंगापुर इमिग्रेशन से वापस डिपोर्ट होते हैं इंडिया। और जब स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा हार्डवर्क, इतनी मेहनत करके सारी चीज़ें वीज़ा क्लियर करवा करके, और जब वो सिंगापुर आ जाता है और एयरपोर्ट से ही उसे वापस जाना पड़ता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है और सारी मेहनत पे पानी फिरने जैसा है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बार बार रिमाइंड करता हूँ कि सिर्फ वीज़ा आ जाना ही सक्सेस नहीं है, आपको इमिग्रेशन की भी पूरी प्रिपरेशन करना है। इमिग्रेशन से सबसे ज़्यादा बच्चों का डिपोर्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सिंगापुर में कहाँ रहेंगे, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को वो सही तरीके से आंसर नहीं कर पाते हैं, उनके पास एक वैलिड एड्रेस नहीं होता है वेरीफाई करवाने के लिए, और इस वजह से उन्हें डिपोर्ट होना पड़ता है। सो ये गलती आप मत करिएगा अगर आप सिंगापुर आने वाले हैं। आने से पहले ज़रूर अपने एड्रेस, या आप जहाँ रहोगे उसकी अरेंजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आने से पहले आपके पास एक वैलिड एड्रेस होना चाहिए। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सिंगापुर में आप वो कैसे करें, कैसे अपने लिए एक एड्रेस प्री बुक कराएं और वो एड्रेस आपके पास रखें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट कराई है फॉर रूम्स। सो आप आने से पहले मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्रशांत176। आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आने से पहले आई विल प्रोवाइड यू एन एड्रेस, और वो SG अराइवल कार्ड में भी आपको वो एड्रेस रजिस्टर होगा, जिससे कि आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट उस एड्रेस पे ही आएंगे। तो आपके होटल्स वगैरह का खर्चा बचेगा, और आपको लेस प्राइस में और आपके कॉलेज के आसपास में बिना किसी मेहनत के आपको रूम मिल जाएगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपकी रिजेक्शन नहीं है तो क्या रीज़न है। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हमें पता चले कि हमें जो ICA ने रिजेक्शन दी है उसका रीज़न क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सिंगापुर आपकी रिजेक्शन का कभी भी रीज़न नहीं बताती है। ICA कोई रीज़न नहीं बताती। ICA मैं आपको बता दूं, ICA इज़ इन सिंगापुर गवर्नमेंट अथॉरिटी विच डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ वीज़ाज। सो अगर आप सिंगापुर में आ रहे हैं तो ICA ही है जो आपका वीज़ा अप्रूव करती है और सारी चीज़ें आपको आपकी देखती है। सो ICA कभी भी रिजेक्शन का रीज़न नहीं बताती है स्टूडेंट को या कॉलेज को। सो एक फैक्टर्स ऑफ रीजंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सिंगापुर में एज सच कुछ देखा नहीं जाता है रिजेक्शन के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत लंबा गैप है, ना तो उनकी अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है,
और ना ही उनकी जो प्रोफाइल है वो उतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उनकी अप्रूवल आई है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जिनकी स्टडी में कोई गैप नहीं है, उनके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं और उनकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, फ्रेश फाइल है, लेकिन उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है सेम कॉलेज में। तो ये क्या मैटर है, लोगों को समझ नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूँ, सिंगापुर एज सच आपकी प्रोफाइल चेक करती ही नहीं है कि आपका क्या स्टडी बैकग्राउंड है या आपका कितना स्टडी गैप, ये सारी चीज़ें इतनी कंसिडर नहीं करी जाती हैं, स्पेशली फॉर सिंगापुर। हाँ, दूसरी कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन सिंगापुर के स्टडी वीज़ा में ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर रिजेक्शन आती क्यों है? यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस चीज़ के आंसर के लिए कि एक साइकिल चलता है फॉर वीज़ाज़ एंड फॉर सीट्स अवेलेबल इन कॉलेजेस या सीट्स अवेलेबल इन आईसीए। किसी भी कंट्री में स्टडी वीज़ाज़ के लिए पर्टिकुलर कोटा होता है कि इस कंट्री से हमें इतने स्टूडेंट्स को सीट देनी है, और ऐसे करके जो है वो पूरा कोटा होता है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, जो कि हर साल निकलता है। इंडिया के लिए हमेशा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कोटा ऑफ स्टूडेंट वीज़ा होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब सारे कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट होती है, सीट खाली होती है, और तब उन्हें फटाफट से उन सीट्स को भरना होता है, क्योंकि उन्हें कोटा कंप्लीट करना है। अगर उस टाइम पे आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी अप्रूवल आना 100% श्योर है। और अगर आप ऐसे टाइम पे अप्लाई करेंगे जब सारी सीट्स ऑलरेडी फुल हैं, कोटा फुल है, और अगर आप उस टाइम पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो वीज़ा है उसमें रिजेक्शन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बस ये ही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसके वजह से आपकी रिजेक्शन आती है। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अप्रूवल या रिजेक्शन के मायने से। अब मैं आपको बताता हूँ, जो कॉलेजेस हैं उनमें भी सीट्स अलॉट होती हैं कि कौन से कॉलेज में कितने वीज़ा के लिए सीट देनी है। अब अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी या एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं और जिसे ये चीज़ का आइडिया नहीं है कि कौन से कॉलेज में अभी कितनी सीट्स बची हैं या नहीं, या कौन सा कॉलेज उस पर्टिकुलर टाइम पे अप्रूवल दे रहा है, कौन सा कॉलेज उस टाइम पे रिजेक्शन दे रहा है, किस में सीट्स फुल हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे और आप जस्ट यूं ही किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर देंगे गलत टाइम पे, तो भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ही सबसे मेजर रीज़न है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक मेरे थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स ने वीज़ा अप्लाई करवाया है, जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो बहुत अच्छा है। सभी ही लगभग मैं बोल सकता हूँ 99% स्टूडेंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है। रिजेक्शन 1% ही किसी का गलती से हुआ है, अदरवाइज़ वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। और ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एक छोटा सा साइकिल है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप खुद से भी अपना वीज़ा लगवा करके अप्रूवल ले सकते हैं। बस उस साइकिल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, और जो राइट टाइम और राइट कॉलेज अगर आप सिलेक्शन कर लेंगे तो आपकी अप्रूवल 100% श्योर है। तो हम बात करते हैं, मान के चलिए कि आपकी रिजेक्शन आ चुकी है और आप फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा मोटिव हमेशा से रहा है कि आपको सिंगापुर के बारे में ऑथेंटिकेट 100% राइट इन्फॉर्मेशन दूं, तो मैं आपको अभी भी एक बिटर ट्रुथ, एक कड़वा सच बता देता हूं। जिनकी भी अभी तक रिजेक्शन आई है सिंगापुर से, आप मान के चलिए कि अब आपके 100 में से जस्ट 10% चांसेस ही हैं कि आपकी अप्रूवल आएगी, अदरवाइज 90% आप मान के चलिए कि अब आपका सिंगापुर में नहीं होगा ऑन स्टडी वीज़ा। जी हाँ, क्योंकि एक बार अगर आपकी रिजेक्शन आ जाती है सिंगापुर में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अब आपका दोबारा से स्टडी पे अप्रूवल आएगी, क्योंकि सिंगापुर में जो फ्रेश फाइल्स जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर स्टडी वीज़ा, उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई है। सो आपकी अप्रूवल आने के चांसेस हमेशा बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि सिंगापुर चाहता है हमेशा वो फ्रेश फाइल को ही एक्सेप्ट करे। तो ये रीज़न होता है। एंड अकॉर्डिंग टू रूल मैं आपको बता दूँ, अकॉर्डिंग टू ICA रूल, अगर आपकी आज रिजेक्शन आई है तो आफ्टर 3 मंथ्स आप एलिजिबल हैं दोबारा से अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपके चांसेस जो हैं वो 10% ही हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी सिंगापुर में अप्लाई करने वाले हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले तो किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं सिंगापुर के लिए। क्या वो सही समय है, क्या उस समय सिंगापुर में सीट्स खाली हुई हैं और क्या वहाँ पर कोटा अवेलेबल है फॉर योर कंट्री। और दूसरी बात यह है कि आप कौन से कॉलेज में अपना अप्लाई करने वाले हैं, क्या उसमें सीट्स लेफ्ट हैं फॉर मोर स्टडी वीज़ाज़ या नहीं है। तो इन 2 फैक्टर्स के बारे में ज़रूर जानिए। और अगर आपको इस बारे में भी डाउट है तो आप मुझसे भी इंस्टाग्राम पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस टाइम पे और कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा फॉर अप्रूवल।